हेलो गाइस, एजुकेशनल हब पर आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपकी एजुकेटर पल्लवी। आज हम इस सेशन में पढ़ने वाले हैं इकोसिस्टम के बारे में, यानी कि एनवायरमेंटल इंटरैक्शन के बारे में। एनवायरमेंटल इंटरैक्शंस, ओके। इसमें हम पढ़ेंगे कि नेचर में रहने वाले लिविंग एंड नॉन लिविंग कैसे एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं, इन्हें एक दूसरे की ज़रूरत क्यों पड़ती है। ठीक है, इस चैप्टर में हमें ये सारी चीज़ें पढ़नी है। इकोसिस्टम यानी कि नेचर का सिस्टम। अब देखिए, आइए आगे पढ़ते हैं और शुरू करते हैं। देखिए, एक सिंगल स्पीसीज़ को हम इंडिविजुअल बोलते हैं। जब हमें किसी सिंगल ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो उसको इंडिविजुअल बोलते हैं। जब एक स्पीसीज़ के बहुत सारे ऑर्गेनिज्म एक साथ आते हैं तो वो पॉपुलेशन बनाते हैं। बहुत सारी पॉपुलेशन मिलके कम्युनिटी बनाती है, यानी कि पॉपुलेशन ए, पॉपुलेशन बी, सी, ये सारे मिलकर कम्युनिटी बनाते हैं। जब बहुत सारी कम्युनिटी जिस इलाके में रहती है उसको हम बोलते हैं इकोसिस्टम। ठीक है, अब इकोसिस्टम कितने इलाके में फैला हुआ है, देखिए कितने बड़े एक कॉन्टिनेंट में फैला हुआ है, इसको हम बोलते हैं बायोम। और बायोम कहाँ प्रेजेंट होता है? बायोस्फीयर में। बायोस्फीयर यानी कि लाइफ कंटेनिंग स्फीयर, यानी कि जैसे कि हमारा प्लैनेट अर्थ है, यह लाइफ है और ये एक गोला है, इसलिए इसको हम बायोस्फीयर बोलते हैं। अब आगे पढ़ते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, विच फैक्टर्स डू यू फाउंड इन योर सराउंडिंग। आपके आजू बाजू आपको कौन कौन से फैक्टर्स देखने को मिलते हैं? आप सॉइल देखते हो, वाटर देखते हो, प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस, इतनी सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। अब क्या बोल रहा है, आर दिस फैक्टर्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड टू यू। क्या ये आपसे किसी तरह से जुड़ी हुई है? तो इसका जवाब है हाँ, जी हाँ, बिल्कुल, यस, इट इज़ रिलेटेड टू अस। लेकिन हाउ, कैसे जुड़े हुए? अब देखिए, सॉइल, इसमें फार्मिंग करते हो, ठीक है। उसके बाद वाटर कहाँ से मिलता है? रेन से मिलता है। आप इसको नहाने, खाने, पीने, बाकी सारे कामों के लिए भी इस्तेमाल करते हो, राइट, डेली लाइफ के लिए। प्लांट्स हो गए, O2 देते हैं, CO2 लेते हैं, ठीक है। तो ये आदान प्रदान चलते रहता है। अब यहाँ क्या बोला है, आपको क्लासीफाई करने बोला है। क्लासीफाई द फॉलोइंग इनटू लिविंग एंड नॉन लिविंग फैक्टर्स। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? सनलाइट, सनफ्लावर, एलिफेंट, लोटस, एल्गी, स्टोन, ग्रास, वाटर एंड सॉइल, कैट, फर्न, एयर, लायन। इतने एग्जाम्पल दिए हैं, इसमें से आपको बताना है कि लिविंग कौन से है और नॉन लिविंग कौन से है। तो पहले हम नॉन लिविंग देख लें। नॉन लिविंग में आता है सनलाइट, उसके बाद है स्टोन, फिर है वाटर, फिर है सॉइल, उसके बाद है एयर। और लिविंग जो है, बाकी बचे हुए जितने हैं, सनफ्लावर, एलिफेंट, लोटस, एल्गी, ग्रास, एंट, कैट, फर्न, लायन, ये सब लिविंग है, ठीक है। अब फर्न क्या है? फर्न क्या है? प्लांट है। कौन सा प्लांट है? जिम्नोस्पर्म है। जिम्नोस्पर्म यानी कि नॉन फ्लावरिंग प्लांट। नॉन फ्लावरिंग प्लांट, ऐसा पेड़ जिसमें कभी भी फूल नहीं आते। इसका एग्जाम्पल है पाइन, साइकस, किकैड, ये सारे इसके एग्जाम्पल्स है। अब देखो इकोसिस्टम क्या बताता है। द वर्ल्ड अराउंड अस इज मेड अप ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग फैक्टर्स, यानी कि हमारे आजू बाजू की जो दुनिया है वो जैविक एवं अजैविक चीज़ों से मिलकर बनी हुई है। लिविंग आर कॉल्ड बायोटिक फैक्टर्स वाइल नॉन लिविंग आर कॉल्ड अबायोटिक फैक्टर्स। अब जो जीवित वस्तुएं हैं या फिर जैविक ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हम बायोटिक भी बोलते हैं, यानी कि जिसमें जान है, जिसमें जीवन है। और नॉन लिविंग यानी कि एब्सेंट ऑफ लाइफ, यानी कि जिसमें जान ना हो। देयर इज अ कंटिन्यूस इंटरेक्शन बिटवीन दिस लिविंग एंड नॉन लिविंग फैक्टर्स। अब क्या बोल रहा है कि लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच में
हमेशा इंटरैक्शन लगा रहता है, यानी कि आदान एवं प्रदान, ठीक है, प्रदान। उसके बाद क्या बोल रहा है देखिए, लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर हैबिटेट एनवायरनमेंट आर को रिलेटेड विथ ईच अदर, यानी कि जितने भी जीविक ऑर्गेनिजम्स है उनका अपने एनवायरनमेंट के साथ कोई ना कोई रिश्ता तो होगा, तभी तो वो वहाँ रह रहे हैं, ऐसे कोई भी कहीं पे भी नहीं रह सकता। So the structure which is formed due to this reciprocal relationship is called an ecosystem, यानी कि इस आदान प्रदान के वजह से जो सिस्टम बनता है उसी को हम बोलते हैं इकोसिस्टम। यानी कि एक इकोसिस्टम बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, लिविंग प्लस नॉन लिविंग। ओके, सो क्या बोल रहा है आगे, बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स एंड देयर इंटरेक्शन फॉर्म एन इकोसिस्टम, यानी कि जैविक एवं अजैविक वस्तुओं के बीच में जो चलने वाला इंटरेक्शन है या फिर रिश्ता है, उसी की वजह से एक इकोसिस्टम का निर्माण होता है। उम्मीद करती हूँ आप सभी को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कुछ बायोटिक फैक्टर्स और अबायोटिक फैक्टर्स दिखाए गए हैं, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे दिया हुआ है फंजाई, प्लांट्स, एनिमल्स, प्रोटिस्ट, आर्की एंड बैक्टीरिया। फंजाई में आप पढ़ते हो मशरूम्स का एग्जाम्पल, प्लांट्स तो आपको कई सारे पता होंगे, एनिमल्स भी पता है, प्रोटिस्ट यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमें माइक्रोस्कोप से देखने होते हैं, जैसे कि अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, क्लैमाइडोमोनास एंड यूग्लिना वगैरह हो गया। आर्की में भी हम एक प्रकार से बैक्टीरिया के बारे में ही पढ़ते हैं, लेकिन ये थोड़े से अलग टाइप के होते हैं क्योंकि इनकी सेल वॉल डिफरेंट होती है एज़ कम्पेयर टू बैक्टीरियाज, ठीक है। बैक्टीरियाज जो है इन्फेक्शन कॉजिंग भी हो सकते हैं, आपके फ़ायदे के भी हो सकते हैं। और अबायोटिक फैक्टर्स क्या बोल रहे हैं, सॉइल, लाइट, वाटर, एयर, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर एक्सेट्रा, ये सारे अबायोटिक फैक्टर्स हैं। अब इन दोनों के बीच में जब इंटरेक्शन होगा तभी इकोसिस्टम बनेगा। समझ में आई मेरी बात? चलो आगे देखते हैं, अबायोटिक एंड बायोटिक इंटरैक्शंस। क्या बोल रहा है, यहाँ पे जो प्लांट है वो प्रोड्यूसर है, यानी कि ये जानवरों के लिए खाना बनाने का काम करेगा, ठीक है। अब इसने क्या किया, सन से एनर्जी ली और पहले खाना बना लिया, किस प्रोसेस से, फोटोसिंथेसिस से। ओके, फिर क्या हुआ, इसने हीट रिलीज की, इसको किसी ने कंज्यूम किया, जीब्रा ने इसको कंज्यूम कर लिया, ठीक है, जीब्रा ने खाया इसको। अब जीब्रा क्या है, हर्बीवोर है। फिर हर्बीवोर को खाने वाला कार्निवोर, यानी कि जीब्रा को कौन खाएगा, शेर खाएगा, बाघ खाएगा, चीता खाएगा, कोई भी खा सकता है। ये प्राइमरी कंज्यूमर हो गया और शेर क्या हो गया, सेकेंडरी कंज्यूमर। उसने खाने के बाद जीब्रा हो गया शहीद, बेचारे की मौत हो गई, अब ना चाहते हुए उसको जान गंवानी पड़ी। जान गंवाने के बाद अब जो उसकी हड्डियाँ बची उसको सड़ाने का काम करते हैं डिकम्पोजर्स, यानी कि बैक्टीरिया या फिर फंगस। और फिर ये क्या करते हैं, उनको अबायोटिक केमिकल्स जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मिनरल्स, इन सारी चीज़ों में कन्वर्ट करते हैं। फिर से वापस से ये चीज़ें मिट्टी में मिल जाती हैं, मिट्टी में मिल जाती हैं और प्लांट्स उसको रूट्स के थ्रू जो है फिर से एब्जॉर्ब करके अपने लाइफ साइकिल को कंटिन्यू करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। समझ में आया हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम दिए हुए हैं। अब देखो इकोसिस्टम को जो है दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक है अबायोटिक फैक्टर, दूसरा है बायोटिक फैक्टर्स। पहले हम बायोटिक देख लेते हैं। बायोटिक फैक्टर्स यानी कि लिविंग फैक्टर्स, इसको इन्होंने डिवाइड किया है ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक्स। ऑटोट्रॉप्स यानी कि क्या, जो अपना खाना खुद बनाते हो, प्रोड्यूस देयर ओन फूड, ठीक है, यानी कि प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं, रॉ मटेरियल्स को इस्तेमाल करते हैं, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट के प्रेजेंस में वो अपना खाना खुद बनाते हैं। खाने का प्रोडक्ट क्या होता है, ग्लूकोज होता है, C6H12O6। उसके बाद कंज्यूमर्स आते हैं, एनिमल्स। अब कंज्यूमर होते हैं तीन टाइप के, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर क्या करते हैं, डायरेक्टली प्लांट्स पर फीड करते हैं। सेकेंडरी क्या करते हैं, प्राइमरी पर फीड करते हैं, और टर्शरी सेकेंडरी पर, या फिर कभी कभी टर्शरी जो है प्राइमरी पर भी फीड कर लेते हैं। और तीसरा टाइप है डिकम्पोजर्स, यानी कि जो इनको डेथ होने के बाद सड़ाने का, गलाने का काम करते हैं या फिर कॉम्प्लेक्स चीज़ों को सिंपल में कन्वर्ट करने का काम करते हैं, उनको बोलते हैं माइक्रोब्स में आते हैं आपके बैक्टीरिया और फंजाई, ठीक है। अब अबायोटिक फैक्टर्स देखो, यानी कि ये नॉन लिविंग वस्तुएं हैं जो आपके लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। इसमें अब आते हैं फिजिकल फैक्टर्स और केमिकल फैक्टर्स। फिजिकल फैक्टर्स में आता है आपका एयर, वाटर वेपर, मिनरल्स, सॉइल एंड सनलाइट। ये सारी चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है, इनके बिना आपका जीवन तो बिल्कुल बेकार ही है।
आप जिंदा नहीं रह पाओगे बिल्कुल, ठीक है। और अब केमिकल फैक्टर्स में देखिए इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। ऑर्गेनिक है आपकी प्रोटीन, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स। अब ये जो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड्स हैं ये आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, जो डीएनए बनाने का काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद इनऑर्गेनिक सब्सटेंस कौन कौन से, ये जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम और सोडियम। ये क्या हो गया, जब कोई एक ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है तो ये जो डिकम्पोजर्स हैं उनको कॉम्प्लेक्स फॉर्म से यानी इस फॉर्म से इस फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, डू यू नो द ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स फ्रॉम डेड बॉडीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कन्वर्टेड इनटू इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लाइक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कैल्शियम, आयरन, सोडियम, पोटेशियम एक्सेट्रा बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, देयरफॉर माइक्रोब्स आर सेड टू बी डिकम्पोजर्स। यानी कि ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस यानी कि कॉम्प्लेक्स चीज़ें जो है जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और लिपिड्स जो है, जो डेड बॉडीज होती है प्लांट्स की या फिर एनिमल्स की, उनको इनऑर्गेनिक यानी कि सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स करते हैं, इसीलिए माइक्रोब्स को जो है डिकम्पोजर्स बोला गया है। अब देखिए इकोसिस्टम का क्या स्ट्रक्चर है, ठीक है। Living organisms need different types of abiotic factors and they have different capacities to adapt with those abiotic factors। अब हर एक जीवित जंतु की जो है या फिर जीव जंतु की है अपनी ज़रूरतें होती है, उसको अपने हिसाब से अजैविक वस्तुओं की ज़रूरत होती है। जैसे अगर कोई हट्टा कट्टा मोटा इंसान होगा, उसको नहाने के लिए पानी बहुत चाहिए, जहाँ एक पतला सुकड़ा इंसान 1 बाल्टी में नहाता होगा उसको 2 बाल्टी पानी लगेगा, सही बात है। तो वैसे ही हर एक की ज़रूरत अपने अपने शरीर के हिसाब से, अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से होती है। सम माइक्रोब्स नीड ऑक्सीजन वाइल अदर्स डोंट। अब कुछ जो माइक्रोब्स या फिर बैक्टीरिया होते हैं उनको ऑक्सीजन लगता है, ठीक है, और कुछ को नहीं लगता। सम प्लांट्स नीड मोर सनलाइट वाइल अदर्स ग्रो वेल इन शेड। अब कुछ कुछ प्लांट्स होते हैं उनको अच्छे से लाइफ अपनी ग्रो करने के लिए, अच्छे से बड़ा होने के लिए, फूल आने के लिए बहुत ज़्यादा धूप की ज़रूरत होती है, और कुछ पेड़ पौधे जो हैं आसानी से छाँव वाली जगह में भी उग जाते हैं, ठीक है। अब देखो each and every abiotic factor like air, water, soil, sunlight, temperature, humidity etc. affects the biotic factors in the ecosystem। देखो जितने भी अबायोटिक फैक्टर आपके एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होंगे वो सारे के सारे बायोटिक फैक्टर्स पर कुछ ना कुछ असर डालते ही हैं। वो कितने अमाउंट में प्रेजेंट है उसका भी डिसाइड ये अबायोटिक फैक्टर्स ही करेंगे। The abiotic factors in an ecosystem decide which biotic factors will survive in it and what will be their number। यानी कि ये जो अजैविक वस्तुएं हैं ना, ये बताएंगे कि किसी इकोसिस्टम में या किसी एनवायरनमेंट में कितने नंबर में कौन सा जीव जंतु रहेगा और कौन सा नहीं रहेगा। The proportion of abiotic factors in an ecosystem is always changing as biotic factors use or excrete abiotic factors। अब अबायोटिक फैक्टर्स जो है एक इकोसिस्टम में कम या ज़्यादा हो सकते हैं, क्यों, क्योंकि जो जीव जंतु हैं वो उनको यूज़ कर सकते हैं या तो उसको वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, रिमूव कर सकते हैं। अब एवरी बायोटिक फैक्टर अफेक्ट्स अबायोटिक फैक्टर एज वेल एज अदर बायोटिक फैक्टर्स अराउंड इट। यानी कि क्या बोल रहा है, एक जीवित ऑर्गेनिज्म या फिर एक लिविंग थिंग जो भी है क्या कर सकता है, अबायोटिक फैक्टर्स को इस्तेमाल करने की वजह से दूसरे बायोटिक फैक्टर यानी कि दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को असर कर सकता है। कैसे, मान लीजिए एग्जाम्पल एक बताती हूँ आपको। एग्जाम्पल ले लीजिए, 2 चींटियाँ हैं, ठीक है, 2 चींटियाँ हैं, यहाँ कुछ खाने पीने की चीज़ें रखी हुई हैं, ठीक है, फूड है। अब इस चींटी को पहले मिल गया ये चींटी धीरे आई, है ना, स्लो थी, ये फास्ट थी। अब इसको मिल गया, इसका फ़ायदा हो गया, इसका नुकसान हो गया। अब दोनों ही जो है बायोटिक है यानी कि लिविंग है, और फूड जो है नॉन लिविंग है, बराबर। तो फिर ऐसे करके वो एक दूसरे पर असर डालती हैं। ऐसे ही मान लो काऊ के बीच में भी लड़ाइयाँ होती हैं खाने के लिए, आप खाना वगैरह फेंकते हैं तब की बात है, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या कह रहा है। Every living organisms in an ecosystem plays a particular role while living, moving in that ecosystem। यानी कि हर जीव जंतु का इस नेचर में कुछ ना कुछ रोल है, तभी आप जिंदा हो, अदरवाइज नेचर को किसी की ज़रूरत नहीं है।
अगर आपका काम है तभी आपको नेचर ने ज़िंदा रखा हुआ है, अदरवाइज़ आपकी डेथ हो चुकी होती। जो कुछ भी इस इकोसिस्टम में है अभी के टाइम में प्रेजेंट, चाहे आप हो, बैक्टीरिया हो, प्लांट हो, कुछ भी हो, छोटी सी चींटी हो, कीड़ा हो, सभी का कोई ना कोई फंक्शन है, तभी वो एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है। उसके बाद द पोजिशन ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इन कॉन्टेक्स्ट टू अदर और लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड द रोल इट इज़ प्लेइंग इज कॉल्ड निश। क्या है ये? निश, नीचे नहीं, निश पढ़ना है इसको, ठीक है? निश। जैसे कि एग्जाम्पल, अ सनफ्लावर प्लांट इन अ गार्डन इवॉल्व्स ऑक्सीजन इन द एयर एंड प्रोवाइड्स फूड एंड शेल्टर फॉर इंसेक्ट्स लाइक एंट्स एंड हनी बी। क्या बोल रहा है यहाँ पे? देखो बहुत सुंदर सी पिक्चर दी हुई है सूर्य फूल की, इसमें एक आपको मधुमक्खी भी दिख रही होगी। यहाँ से क्या होता है, ये प्लांट होने के साथ साथ ऑक्सीजन तो देता ही नेचर को, उसके साथ साथ हनी बीज को और चींटियों को अपने सेंटर वाले पोर्शन में घर भी बनाने देता है, ठीक है? अब एक नीश क्या है वो बताती हूँ आपको। देखिए क्या है, मान लीजिए ये एक कमरा है, ठीक है? यहाँ कई सारे और छोटे 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 कमरे हैं, ठीक है? यह आपका घर है। अब यहाँ आपका बेड लगा हुआ है, बेड लगा हुआ है, आप यहाँ रहते हो, खाते हो, सोते हो, आप हमेशा हर वक्त में कभी भी आओ आप मुझे यहीं मिलोगे। तो ये क्या हो गया? आपका निश हो गया। ये जो पूरा घर है आपका, ये हो गया आपका हैबिटैट। यानी हैबिटैट का स्मॉल रीजन को हम निश बोल सकते हैं, ठीक है? क्या बोल सकते हैं? निश। क्लियर हो गई बातें? अब आगे क्या बोल रहा है देखो, इंटरैक्शंस अमॉन्ग फैक्टर्स ऑफ एन इकोसिस्टम। क्या बोल रहा है? देखो अभी ये प्लांट है, ठीक है? एक मिनट में आपको लेज़र पेन के थ्रू दिखाती हूँ। हाँ, ये प्लांट है, ये प्रोड्यूसर है, बायोटिक फैक्टर है, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म है। इसने क्या किया? लाइट का इस्तेमाल करके फोटोसिंथेसिस किया, अपना खाना बनाया। इसको इस बकरी ने खा लिया, ये प्राइमरी कंज्यूमर हो गई। इस बकरी ने खाया, उसके साथ साथ अब बकरी हो गई हट्टी कट्टी। अब टाइगर की नज़र पड़ गई बकरी पे, उन्हें अच्छा नहीं लगा कि बकरी इतनी खुश हो रही है। अब टाइगर दादा ने बोला, भाई तू तो अच्छी खासी हेल्दी हो गई, अब मेरी भी हेल्थ बना दे। वो बोलती कैसे? तो बोलता मैं तुझे खा के अपनी पार्टी मनाऊंगा। अब इन्होंने पार्टी कर ली, इसको खा लिया, ये सेकेंडरी कंज्यूमर हो गए, इसको ईट करने वाले, ठीक है? अब कंज्यूम तो कर लिया, चमड़ी खून सब खा लिया, हड्डियाँ बच गई ना, हड्डियों का कौन क्या करेगा? फिर हड्डियों को गलाने के लिए आते हैं आपके डिकम्पोजर्स, यानी कि माइक्रोब्स। अब ये हड्डियाँ कुछ समय बाद गल जाएंगी और वापस से मिट्टी में मिल जाएंगी और कॉम्प्लेक्स टू सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगी। वापस से उन्हीं और कॉम्प्लेक्स से सिंपल बने हुए चीज़ों को प्लांट क्या करेगा? रूट्स के थ्रू एब्जॉर्ब करेगा और अपने लाइफ को अच्छे से ग्रो करने में, चलाने में वो क्या करेगा? यूज़ करेगा। अब यहाँ कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। व्हाट इज़ द रोल ऑफ माइक्रोब्स इन अबव इंटरेक्शन? ये जो इंटरेक्शन दिख रहा है, ये जो चक्र दिख रहा है, इसमें आपको पता चल रहा है कि माइक्रोब्स का क्या रोल है? ये है माइक्रोब्स क्या कर रहे हैं? डिकम्पोजिशन का काम कर रहे हैं, ठीक है? उसके बाद हाउ प्रोड्यूसर्स ऑब्टेन अबायोटिक फैक्टर्स। अब अबायोटिक फैक्टर्स कहाँ से लेता है? रूट्स के मदद से ले रहा है, मिट्टी में से, ठीक है? मिट्टी में से ले रहा है ना। तो उसके बाद फ्रॉम वेयर डू द कंज्यूमर गेट देयर फूड, ठीक है? अब कंज्यूमर्स को कहाँ से मिलता है? ये कौन से लेवल पर प्रेजेंट है ना, उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब मैं आपको एक फिर से समझाती हूँ चीज़। ठीक है? अब क्या बोल रहा है देखो, प्लांट क्या है? प्रोड्यूसर है। इसको ईट किया गोट ने, प्राइमरी कंज्यूमर। इसको खाया टाइगर ने, सेकेंडरी कंज्यूमर। ओके, अब बकरी हो गई, तय डाई बोल गई, मर गई, है ना? अब मर गई, बच गई बोन्स, बोन्स बच गई। इसको कौन करेगा? डिकम्पोज। इसका काम है
बैक्टीरिया, फंजाई, है ना, यानी कि माइक्रोब्स, इनको हम क्या बोलते हैं, डिकम्पोजर्स। अब इन्होंने कर लिया डिकम्पोजर्स, क्या किया, ऑर्गेनिक टू इनऑर्गेनिक कन्वर्ट। क्या किया इन्होंने, ऑर्गेनिक से इनऑर्गेनिक बना दिया। वापस से प्लांट एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम सॉइल। यही इंटरेक्शन अभी हमने डायग्राम में पढ़ा, ठीक है। ऐसे ही आपको सारे माइंड मैप्स बना के पढ़ना है। क्या करना है, माइंड मैप्स याद रखें। एक बार फिर से देख लीजिए, प्लांट है ना, प्रोड्यूसर है, कैसे अपना खाना बनाएगा। चलो यहाँ बना देते हैं सन, बड़ा सुंदर सा सन बन गया है हमारा। सन से रोशनी ली, यहाँ से CO2 ले लिया और इसने क्या किया, फोटोसिंथेसिस किया। फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रोडक्शन ऑफ ओन फूड। ओके, ओन फूड। क्लियर हो गई बात। आगे देखते हैं क्या बोल रहा है अभी, देखो। Most of the ecosystems are complex and there is tremendous quantitative and qualitative variety of species in them. क्या बोल रहा है, बहुत सारे इकोसिस्टम में कई सारे कॉम्प्लेक्स और ऐसे ऐसे ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, ऐसे ऐसे प्रजातियां रहती हैं कि कितने नंबर में, अलग अलग क्वालिटी के साथ, अपने अपने कैरेक्टर्स के साथ। अब जैसे कि इन इकोसिस्टम्स ऑफ ट्रॉपिकल कंट्रीज लाइक इंडिया, फ्यू स्पीसीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड एवरीवेयर इन अ लार्ज नंबर। अब क्या बोल रहा है कि हमारे देश के जैसे अगर कई सारे ट्रॉपिकल देश हैं जहाँ अलग अलग हमें इकोसिस्टम्स देखने को मिलते हैं, वहाँ पे कई सारे ऐसे जीव जंतु हैं जो आपको आसानी से हर जगह देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि आपकी गाय है, आपको हर जगह देखने को मिलती है। रिमेनिंग स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर फाउंड इन स्मॉल नंबर। और बाकी की जो प्रजातियां हैं जानवरों की, पेड़ पौधों की, वो आपको बहुत थोड़े नंबर में देखने को मिलती है। जैसे आम का पेड़ आपको हर जगह देखने को मिलता है, ठीक है, आम का पेड़ आप हर जगह देखते हो, लेकिन आप अंजीर का पेड़ हर जगह देखते हो क्या? ऐसे रास्ते पर लगे होते हैं अंजीर के पेड़? नहीं। तो यही चीज़ है। वैसे ही आपको टाइगर, लायन हर जगह देखने को नहीं मिलता है ना, वही चीज़ है फिर। उसके बाद सम स्पीसीज आर वेरी फ्यू इन नंबर। तो कुछ प्रजातियाँ जो है बहुत कम नंबर में मौजूद होती है। वेराइटी ऑफ इकोसिस्टम्स इज़ फाउंड ऑन अर्थ। कई सारे इकोसिस्टम जो है हमारे पृथ्वी पर पाए जाते हैं। ईच प्लेस हैज़ अ डिफरेंट इकोसिस्टम। हर एक जगह का जो है अपना अलग अलग वातावरण है, अलग अलग इंटरैक्शन सिस्टम्स है। जैसे कि फॉरेस्ट, पॉन्ड, ओशन, रिवर्स एक्सेट्रा। जैसे कि हो गया आपका ये जंगल, तालाब, समुद्र और नदी, इन सब का इकोसिस्टम अलग अलग है। टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम्स आर फॉर्म अकॉर्डिंग टू साइज, प्लेस, क्लाइमेट, टाइप्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब इकोसिस्टम किस प्रकार का होगा ये निर्भर करता है कि उसका साइज़ कितना बड़ा या कितना छोटा है, वो कौन सी जगह पर मौजूद है, जंगल में है, पानी में है, ज़मीन पर है, कहाँ है, वहाँ का वातावरण कैसा है, वहाँ पे मिलने वाले जीव जंतु यानी कि पेड़ पौधे, जानवर कौन कौन से प्रकार के मिल रहे हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के। जो मछलियाँ समुद्र में मिलती हैं वो मछलियाँ हमें नदियों में या फिर तालाब में देखने को नहीं मिलती है, ठीक है। जैसे अगर आप शार्क को तालाब में लाकर रखोगे तो वो वहाँ नहीं रह पाएगी। समझ में आई मेरी बात? आगे क्या बोल रहा है, मेनी टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम आर फाउंड इन बायोस्फीयर। अब कई सारे जो है हमारे बायोस्फीयर यानी कि लिविंग प्लैनेट पे जो है इकोसिस्टम्स हमें देखने को मिलते हैं। देयर स्पेसिफिक फंक्शंस कंटिन्यू अकॉर्डिंग टू देयर एनवायरनमेंट। अब वो कैसे काम करेंगे ये निर्भर करता है कि उनका पर्यावरण कैसा है, उनका वहाँ के आजू बाजू का सराउंडिंग कैसा है। दो these ecosystems look independent and different, they are linked to each other directly or indirectly। अब हमें देखने में तो ऐसा लगता है कि फॉरेस्ट का और तालाब का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन लेना देना तो होता है। जंगल में रहने वाला पक्षी अगर मछली खाता होगा तो तालाब पर जाके मछली तो खाएगा ही ना भैया,
राइट। तो इसलिए उनका कहीं ना कहीं से रिश्ता तो होता ही है, वो एक दूसरे से कहीं ना कहीं से जुड़े हुए होते हैं। अब जैसे समुद्र और नदी में क्या रिश्ता है, समुद्र की जो कुछ मछलियाँ होती है ना, जब उनका ब्रीडिंग का सीज़न होता है या फिर उनको अंडे देने होते हैं, वो समुद्र से निकलकर नदी में आती है। और कुछ स्पीसीज ऐसी होती है मछलियों की जो नदी से समुद्र में जाती है। जब उनके बच्चे हो जाते हैं, वो उस स्मेल को सूंघते 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 वापस अपने एनवायरमेंट में चले जाते हैं, यानी कि अपने निश में चले जाते हैं। ठीक है, फिर आगे क्या बोल रहा है, देयरफॉर वी कैन नॉट सेपरेट दिस स्मॉल इकोसिस्टम फ्रॉम ईच अदर बट कैन क्लासीफाई देम अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शंस। अब हम इन इकोसिस्टम्स को एक दूसरे से एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते हैं, लेकिन उनके कैसे फंक्शंस है उस हिसाब से हम उसे क्लासीफाई कर सकते हैं। देखिए, इन सम रीजन्स ऑन अर्थ अ लार्ज एरिया हैज सेम क्लाइमेट एंड अबायोटिक फैक्टर्स। द लिविंग ऑर्गेनिज्म इन दोज एरियाज आर ऑल्सो सिमिलर। अब हमारे पृथ्वी पर कई सारी जगह ऐसी है कि बहुत बड़े बड़े जगह पर एक जैसा वातावरण और एक जैसे अजैविक फैक्टर्स हमें देखने को मिलते हैं। अब इन फैक्टर्स का सेम होने की वजह से वहाँ पे पाए जाने वाले जो लिविंग ऑर्गेनिज्म भी है ना, वो भी लगभग सेम ही होते हैं। सो अ स्पेसिफिक इकोसिस्टम डेवलप्स इन अ वास्ट एरिया, सच लार्ज इकोसिस्टम्स आर कॉल्ड बायोम्स। यानी कि जहाँ पे ऐसा एक जैसा इकोसिस्टम हमें देखने को मिलता है बहुत बड़े पैमाने पर, उसी बड़े इकोसिस्टम को हम बायोम बोलते हैं। दिस बायोम्स कंटेन मेनी स्मॉल इकोसिस्टम। एक बायोम के अंदर जो है बहुत छोटे 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 इकोसिस्टम मौजूद रह सकते हैं। अर्थ इटसेल्फ इज़ अ वास्ट इकोसिस्टम। अब जो हमारा प्लैनेट है या फिर बायोस्फीयर है, पृथ्वी जिसको हम इंग्लिश में अर्थ बोलते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम है जो कितनी बड़ी एरिया में फैला हुआ है। अब हमारे अर्थ पर जो है दो प्रकार के बायोम्स हमें देखने को मिलते हैं, एक है लैंड बायोम और दूसरा है एक्वेटिक। यहाँ देखो, लुकिंग बैक, पिछले समय की बात कर रहे हैं। न्यू वर्ड्स आर क्रिएटेड विद द डेवलपमेंट इन साइंस, सेम इज द केस विद द वर्ड इकोसिस्टम। अब साइंस में क्या है, नए नए शब्द जो है रिसर्च के अनुसार आते रहते हैं, वैसे ही है इकोसिस्टम शब्द। हाउ कैन वी डिस्क्राइब द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल एंड बायोलॉजिकल फैक्टर्स इन वन वर्ड। ठीक है, अब एक सवाल था कि हम जो फिजिकल और बायोलॉजिकल फैक्टर्स है, यानी कि अबायोटिक एंड बायोटिक फैक्टर्स के बीच में जो रिश्ता है उसको एक शब्द में कैसे बता सकते हैं। इन 1930 दिस क्वेश्चन वॉज आस्क्ड टू अ साइंटिस्ट रे क्लैफैम। तो 1930 में ये सवाल जो है एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रे क्लैफैम, उनसे पूछा गया। तो उन्होंने क्या कहा, देखिए, इकोसिस्टम वॉज हिज आंसर। उन्होंने एक ही शब्द बोला, इकोसिस्टम, यानी कि नेचर में चलने वाला सिस्टम को ही हम इसकी स्टडी बोलते हैं। हिज कलीग एजी टैंसले यूज दिस वर्ड इन 1935। उनके जो साथीदार थे ना, एजी टैंसले नाम के दूसरे साइंटिस्ट, उन्होंने इस शब्द का इस्तेमाल 1935 में किया था। बायोटिक कम्युनिटी इज अनदर नेम फॉर द इकोसिस्टम। इकोसिस्टम का दूसरा नाम है बायोटिक कम्युनिटी। अब आज के लिए इतना ही। अब एक छोटा सा हम रिवीजन कर लेते हैं और फिर आज का लेक्चर रोक देंगे। तो आज हमने क्या पढ़ा, इकोसिस्टम यानी कि इंटर एक्शन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग फैक्टर्स। ठीक है, ये पहली चीज़। दूसरी चीज़ हमने पढ़ा कि इकोसिस्टम को जो है दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है। जो है दो फैक्टर्स है, एक है बायोटिक, दूसरा है अबायोटिक। ठीक है, इसमें आपके प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर, सॉरी गाइस, और अबायोटिक में आते हैं आपके
केमिकल एंड फिजिकल फैक्टर्स। ठीक है। तीसरी चीज़ हमने पढ़ी थी इंटरेक्शन बिटवीन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। अब हमने देखा था प्लांट जो कि प्रोड्यूसर है, इसको खाया गोट ने, इसको खाया टाइगर ने, और फिर डिकम्पोज़र आए, उन्होंने डिकम्पोज कर दिया और ऑर्गेनिक टू इन ऑर्गेनिक कन्वर्शन किया, जिसको प्लांट ने सॉइल से एब्जॉर्ब किया। ओके। नेक्स्ट चीज़ हमने पढ़ी बायोम क्या है, वास्ट इकोसिस्टम। कितने टाइप के बायोम है, 2 टाइप के, लैंड एंड एक्वाटिक। और हमने कौन से साइंटिस्ट का नाम पढ़ा अभी, रे क्लैफैम। इन्होंने वर्ड दिया इकोसिस्टम। ठीक है। इनके कलीग का नाम था A.G. हैंसले। ये कब हुआ था, 1930 में, और ये 1935 में। उसके बाद 6वां पॉइंट है इकोसिस्टम को हम बायोटिक यहाँ लिख देते हैं। बायोटिक कम्युनिटी भी बोलते हैं। ठीक है। आज के लिए बस इतना ही गाइस, बाकी का हम कल पार्ट 2 में कंटिन्यू करेंगे। आई होप आप सभी को वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और कमेंट सेक्शन में अगर कोई डाउट हो तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। अगर बाकी आपको नोट्स की ज़रूरत है तो आप रिवीजन ट्रैक नाम के टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं या फिर ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको सारे नोट्स PDF फॉर्मेट में मिल जाएंगे। और दूसरी बात, इस चैनल को आप जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। हम बिल्कुल इजी लर्निंग करेंगे, स्लो लर्निंग करेंगे, और अगर आप चाहते हैं कि आगे भी वीडियो आते रहे तो आप अपना फीडबैक ज़रूर दें। थैंक यू, गुड नाइट, बाय बाय।